हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू क्लासेस बाय विजेता। और आज का टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लेकिन उससे पहले लाइक माय वीडियो एंड इफ यू लाइक द कंटेंट डू शेयर इट। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विल स्टडी अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल। एक प्रोडक्ट कैसे ग्रो करता है, कैसे मच्योर करता है, कैसे मार्केट से वैनिश हो जाता है, ये सब कुछ उसकी लाइफ का एक पार्ट है। एंड इट इज वेरी सिमिलर टू ह्यूमन लाइफ। जैसे एज ए ह्यूमन आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक ह्यूमन जिसका बर्थ होता है, वो बड़ा होता है, एडल्टहुड में आता है, फिर ओल्ड एज में चला जाता है और फाइनली क्या होता है आप सबको पता है। तो वैसे ही प्रोडक्ट के साथ भी होता है और इसके बारे में जानने के लिए विल सी द वीडियो। सो विल स्टार्ट। तो सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट फैक्ट्स। A company's products are born, grow, mature, and then decline, just as living things do. To remain vital, the firm must continually develop new products and manage them effectively through their life cycle. एक प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में एक कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट वो जन्म लेता है, वो बॉर्न होता है, मतलब मार्केट में उसको लाया जाता है, वो ग्रो करता है, ग्रोथ होता है, उसका मैच्योरिटी होती है, उसकी डिक्लाइन होती है और अल्टीमेटली मार्केट से वैनिश हो जाता है। ये जो पूरा उसका लाइफ साइकिल होता है, ये पूरा लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल इज वेरी सिमिलर टू ह्यूमन लाइफ साइकिल। और ह्यूमन लाइफ साइकिल को जैसे कहते हैं ना, ह्यूमन को वाइटल बने रहने के लिए, उसको बहुत एनर्जेटिक, उसको लिविंग रहने के लिए बहुत सारे कंटिन्यूअल डेवलपमेंट अपने आप में करने पड़ते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नया बदलाव लाने की जरूरत पड़ती है ताकि आप एनर्जाइज्ड रहें, आप एक्सेप्टेबल रहें। वैसे ही प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है। प्रोडक्ट को भी जब कंपनी उसको कोई नया प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आती है, उसको एक लाइफ फेज देखना पड़ता है और इस पूरे लाइफ फेज को हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। तो व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? अगर एक डेफिनेशन फॉर्म में देखें तो इट इज अ कोर्स ऑफ ए प्रोडक्ट सेल्स एंड प्रॉफिट ओवर इट्स लाइफ टाइम। किसी भी प्रोडक्ट का सेल्स और प्रॉफिट के पैरामीटर्स के बीच में, सेल्स और प्रॉफिट के पैरामीटर्स के बीच में पूरे लाइफ टाइम में उसमें क्या क्या फेजेस आते हैं, इसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। और एक आइडियल सिचुएशन में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 5 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब सबसे पहले हम तो प्रोडक्ट बनाएंगे ही ना, उसके बाद उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट का ग्रोथ होता है, उसके बाद उसकी मैच्योरिटी और उसके बाद फाइनली डिक्लाइन। ये कैसे होता है इसके बारे में हम लोग आगे और अच्छे से जानते हैं। So you can see this is a diagram of product life cycle। और इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि what are the different phases एक प्रोडक्ट अपने लाइफ साइकिल में देखता है। तो सबसे पहला फेज आप यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट फेज जहाँ पे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो प्रोडक्ट का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो ना ही उसकी सेल्स हो रही है, ना ही उसमें कोई प्रॉफिट आने का चांसेस है। और जब सेल्स हो ही नहीं रही तो लॉसेज ही लॉसेज है भाई उसको, क्योंकि बनाने में लॉसेज है। जब हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके पीछे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, फिर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, लैब में बहुत बार टेस्टिंग करते हैं, उसकी पायलट टेस्टिंग होती है, उसके ऊपर मार्केट रिसर्च जाता है, तो बहुत सारा कॉस्ट होता है जो इन्वॉल्व होता है। और एज ए फर्म हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो पहला फेज जहां पे there is no sales, there is no profit, because there is no sales there will be no profit, absolutely। और losses in the sense because as a company we are just making investment into the product, स्टिल हमने उससे एक पेनी भी बनाई नहीं है अभी तक। तो ये जो फेज होता है पहला फेज, जहां पे इसको हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। बहुत जगह पे आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को इंट्रोडक्शन फेज से आप देखेंगे। हम कंसिडर कर लेते हैं कि जब मार्केट में जब प्रोडक्ट आ गया उसके बाद उसका क्या फेज होता है। तो बहुत जगह आप जो सेकेंड फेज है वहां से आप देखिएगा, दैट इज इंट्रोडक्शन। और बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को जनरल टर्म्स में 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। लेकिन उसके पहले का भी फेज होता है जिसको हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, रेड लाइन प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है और जो ब्राउन लाइन है वो आपका सेल्स एंड प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है। तो जस्ट बिकॉज देयर इज नो सेल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट हमेशा डाउन द लाइन, मतलब हमेशा नेगेटिव एक्सिस में ही रहेगा, वो हमेशा नेगेटिव्स में रहेगा। उसके बाद सेकेंड फेज आता है जब मार्केट में हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ेगा, धीरे धीरे मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, धीरे धीरे लोग उसके बारे में जानने लगते हैं
और लोग उसके बारे में जब जानने लगते हैं तो धीरे धीरे उसका सेल्स बढ़ता है। ये आप देखिए पूरा जो एक्स एक्सेस है वो टाइम बेस्ड है, मतलब पूरे लाइफ टाइम में क्या होता है। तो जैसे जैसे टाइम लैप्स होगा, आइडियली लोगों के मन में, लोगों के बीच में या कंज्यूमर्स के बीच में उस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस बढ़ती है। एक्सेप्टेंस बढ़ने के साथ साथ उसका सेल्स बढ़ता है, और सेल्स बढ़ने के साथ साथ हम आगे उम्मीद करते हैं कि अब उसमें से प्रॉफिट आने लगेगा। यहाँ पे स्टिल आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट का जो पैरामीटर है, प्रॉफिट की जो लाइन है वो अभी तक नेगेटिव में है, बिकॉज जब इनिशियली हम किसी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। उसकी मार्केटिंग रिलेटेड कॉस्ट, मतलब हम प्रोडक्ट को पहली बार मार्केट में लेकर के आ रहे हैं तो हमको बहुत सारा एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, लोगों को बताने के ऊपर खर्च करना पड़ता है कि यस दिस इज द प्रोडक्ट वी हैव मेड एंड यू शुड ट्राई दिस। तो बहुत सारा कॉस्ट एडवर्टीजमेंट के ऊपर, बहुत सारा कॉस्ट सेल्स प्रमोशन के ऊपर, और इनिशियली जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो बहुत कम रहेगा, या फिर आप बीईपी मीट नहीं कर पाते अपने इंट्रोडक्शन फेज में। बीईपी इज आपका जो बीईपी का जो रेशियो रहेगा दैट विल बी बिलो योर प्रॉफिट लाइंस, हमेशा वो बहुत कम रहेगा। आप प्रॉफिट अभी मीट नहीं कर सकते इंट्रोडक्शन फेज में, बिकॉज आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही इतने ज्यादा है कि उसको कवर अप करना प्लस आपका एडिशनली एडवर्टीजमेंट के ऊपर जो कॉस्ट आ गया, वो दोनों मिलाकर के आपके प्रॉफिट मार्जिन को बहुत नीचे लेके चला जाता है। और अगर आप एक्सेस वाइज देखते हैं तो हमेशा नेगेटिव में रहता है इंट्रोडक्शन फेज में। लेकिन वंस जब आपकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी और लोग उसको जानने लगेंगे, लोग उसको ट्रायल करने लगेंगे आपके घरों में, मतलब उसका मार्केट शेयर अगर इंक्रीज करने लगेगा, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग सेल्स। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा तो अब हम फाइनली अपने बीईपी को मीट कर जाते हैं और धीरे धीरे अब हम प्रॉफिट फेज में आ जाते हैं। ग्रोथ फेज एक ऐसा फेज है जब हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा होता है, हमारा सेल्स बढ़ रहा होता है और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा होता है। तो ये इस फेज को हम ग्रोथ फेज कहते हैं। उसके बाद थर्ड फेज इज मैच्योरिटी, या फिर आप कह सकते हैं फोर्थ फेज। इस डायग्राम के अनुसार फोर्थ फेज, ऐसे इनिशियली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जब हम इसको डिजाइन करते हैं तो इसको थर्ड फेज कहते हैं, मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी एक ऐसा फेज है जब आपका जो प्रोडक्ट है वो हाईएस्ट मार्केट शेयर एंजॉय करने लगता है, मतलब वो आपके लिए कैश काउ बन जाता है, लोग उसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, हाउस होल्ड नेम बन जाए आपका प्रोडक्ट, एक ब्रांड वैल्यू उसकी काफी इतनी अच्छी हो जाती है कि उसके साथ एक ब्रांड लव डेवलप हो जाता है, लोग ब्रांड एडवोकेसी करने लगते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने लगते हैं, लोगों को वो अडोर करते हैं उस प्रोडक्ट को, उसको ओन करने में उनको खुशी महसूस होती है। तो वैसा फेज जब आपका प्रोडक्ट देख लेता है, मैच्योर होने लगता है, एवरीवेयर यू कैन फाइंड योर प्रोडक्ट, तो वैसे कंडीशन को हम मैच्योरिटी फेज कहते हैं। और आपके उस समय जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स आपका प्रॉफिट मार्जिन भी काफी हाई होता है उस वक्त। तो दिस फेज इज कॉल्ड मैच्योरिटी। लेकिन जैसा कि सबसे पहला आपने जब हमने इंट्रोडक्शन का जो पेज डाला है उसमें ही देखा होगा कि एडल्टहुड, हम सब कोई एडल्ट रहना चाहते हैं, हम सब कोई यंग रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन देयर कम्स अ टाइम जब धीरे धीरे हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, धीरे धीरे हमारी स्किन पे रिंकल्स आने लगते हैं, धीरे धीरे वे हमारे हेयर्स ग्रे होने लगते हैं। तो वैसा ही प्रोडक्ट के साथ भी होता है। ऐसा नहीं कि उनके हेयर ग्रे हो जाते हैं या फिर उनको रिंकल आ जाता है, बेसिकली दे स्टार्ट लूजिंग देयर मार्केट शेयर। वो धीरे धीरे उनका कोई कॉम्पिटिटर आ सकता है उस जगह पे, जो वो ग्रोथ फेज से मैच्योरिटी फेज में आ रहा है, क्योंकि आप अलोन मार्केट में नहीं है, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो वैसा फेज जब आपका मार्केट शेयर अब धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है, मे बी बिकॉज आपने प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं किए, मे बी आपने प्रोडक्ट को वाइटल बना के नहीं रखा, जस्ट बिकॉज कहते हैं हमारे स्किन पे रिंकल्स आ रही है तो वी नीड टू पुट सम एंटी रिंकल क्रीम्स, राइट। तो अगर आपने वो एंटी रिंकल अपने प्रोडक्ट में नहीं डाला या फिर अपने प्रोडक्ट के ऊपर कुछ काम नहीं किया, उसमें कुछ चेंजेस नहीं लाए, तो उस केस में क्या होता है कि योर प्रोडक्ट विल स्टार्ट सीइंग अ फेज जहां पे उसका सेल्स गिरने लगता है, लोग उसको उसको आउटडेटेड समझने लगते हैं, या फिर उसके अलावा कोई दूसरा उनका कंपटीशन का प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर दे स्टार्ट सीकिंग सम वैरायटी। तो वैसे फेज में वो जो फोर्थ फेज हो जाता है, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं द फिफ्थ फेज, तो उस केस में उनका जब सेल्स डिक्लाइन करने लगता है
तो उस फेज को हम डिक्लाइन फेज कहते हैं। और इसमें क्या होता है बेसिकली कि सेल्स डिक्लाइन करेंगे, और सेल्स डिक्लाइन करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट डिक्लाइन करेगा। तो प्रॉफिट भी डिक्लाइन कर रहा है और सेल्स भी डिक्लाइन कर रहा है, तो ऐसे वाले फेज को हम डिक्लाइन फेज कहते हैं। एंड दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर यहाँ से डिक्लाइन फेज को अगर कंपनी बचाती नहीं है, अगर वहां पे उसको रिवैम्प नहीं करती अपने प्रोडक्ट को, तो उस वक्त फिर आपके प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं वो नेगेटिव एक्सेस में चला जाता है। मतलब आपके प्रोडक्ट को भी वही वैसा ही होगा जैसे ह्यूमन के साथ होता है, दे विल वैनिश फ्रॉम द मार्केट। लोग फिर भूल जाएंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, या धीरे धीरे उसका सेल्स जीरो तक चला जाता है, मतलब नो वन इज देयर टू बाय योर प्रोडक्ट। तो वैसे फेज में कंपनीज का काम बनता है कि वो अपने प्रोडक्ट को ग्रोथ और मैच्योरिटी फेज में बना के रखे हमेशा, वो कभी भी डिक्लाइन फेज में ना जाए। और उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो पहले कुछ डेफिनेशन आप लोगों के लिए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फेज क्या होता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ फेज वेयर कंपनी फाइंड्स एंड डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारा जीरो सेल्स है वहां पे, और कंपनी का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा। सेकेंड फेज इज yes, there is some special effect. Yes, second phase is when the product is introduced into the market, and this is a slow sales पीरियड, जहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट का सेल्स होगा वो काफी कम होगा, और प्रोडक्ट जो प्रॉफिट होंगे वो नॉन एग्जिस्टेंट होंगे, और साथ साथ बहुत सारा हैवी एक्सपेंस जाता है प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन में, जैसा कि आपको बताया एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने के ऊपर काफी ज्यादा खर्च जाता है। उसके बाद जो थर्ड फेज आता है वो होता है ग्रोथ का फेज। ग्रोथ के फेज में आप रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस मिलती है, और एक्सेप्टेंस मिलती है मतलब सेल्स बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट बढ़ते हैं। उसके बाद फोर्थ फेज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इज अ पीरियड ऑफ स्लो डाउन ऑफ सेल्स इन सेल्स ग्रोथ, जहां पे प्रोडक्ट अपने एक्सेप्टेंस को धीरे धीरे लूज करने लगता है, अपने पोटेंशियल बायर्स के पास वो पहले से मौजूद है, अब फर्दर उसमें बाइंग नहीं होती, और धीरे धीरे क्या होता है कि प्रॉफिट मार्जिन वो डिक्लाइन होने लगते हैं। ठीक है, तो दिस फेज इज कॉल्ड मैच्योरिटी। एंड फाइनली द फेज कम वहां जहां पे प्रोडक्ट सीज अ डिक्लाइन, जहां पे उसका सेल्स फॉल होने लगेगा, और सेल्स फॉल होगा प्रॉफिट ड्रॉप होगा। तो दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और आप लेकिन हमने जो बताया दिस वाज एन आइडियल कंडीशन, लेकिन देयर कैन बी डिफरेंट सिनेरियोज जहां पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे कि आपको ये फेज जो दिख रहा है, हो सकता है आपने किसी प्रोडक्ट को न्यू न्यू मार्केट में इंट्रोड्यूस करा है, और इंट्रोड्यूस करने के बाद आपका प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है, बहुत कम टाइम में वो बहुत अच्छा फेस देखता है, बहुत हाईली ग्रो, बहुत तेज एक्सेप्टेंस मिलती है, और अचानक से कोई गवर्नमेंट का रूल आता है, कोई भी एक्सटर्नल चीज, कोई भी इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर कुछ ऐसा आता है, और फाइनली आपको प्रोडक्ट को स्टॉप करना पड़ता है, उसको आप नहीं बेच सकते। तो आपका प्रोडक्ट क्या करेगा? इमीडिएटली इट विल सी अ डिक्लाइन। ऐसा हो सकता है जैसे कि आप मान लीजिए प्लास्टिक की कोई कंपनी है, या प्लास्टिक का कुछ आप बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर वाज बना रहे हैं और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, अचानक से आपका मार्केट शेयर बहुत दिनों दिन एकदम इंक्रीज कर जाता है, और गवर्नमेंट अचानक से रातों रात एक फरमान लेके आते हैं कि नहीं, कल से प्लास्टिक नहीं बिकेगा। तो वैसे केस में क्या होगा? ये प्रोडक्ट विल सी अ इमीडिएट डिक्लाइन। तो ये आप फिर वो आइडियल कर्व आप शायद इंजॉय नहीं कर पाए एज अ प्रोडक्ट। तो वहां पे आपका जो फेज रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। दूसरा फेज हो सकता है जैसे कि कोई फैशन प्रोडक्ट है, इनिशियली इंट्रोड्यूस होते के साथ प्रोडक्ट बिकम्स वेरी पॉपुलर, मतलब हो सकता है कि आपके आने का भी इंतजार हो रहा था, तो आते के साथ आप बहुत पॉपुलर हो गए और बहुत प्रोडक्ट चला, और धीरे 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 सबने उसे मतलब धीरे धीरे लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया, और इट विल सी अ डिक्लाइन बहुत फास्ट, मतलब बहुत तेजी से बढ़े और बहुत तेजी से डाउनवर्ड चलेगा। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कोई प्रोडक्ट जिसमें कि आपने इंट्रोड्यूस करा, और इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू पेनिट्रेट इनटू द मार्केट, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है उसको मार्केट में एक्सेप्टेंस पाने के लिए, बहुत धीरे धीरे बहुत कम लोग हैं जो उसको लोग पसंद कर रहे हैं या फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो वैसा भी फेज आपके प्रोडक्ट के साथ हो सकता है। वैसा नहीं हो सकता कि आपने तुरंत इंट्रोड्यूस किया और तुरंत वो ग्रोथ और मैच्योरिटी और डिक्लाइन फेज देख ले, ऐसा जरूरी नहीं है। तो देयर कैन बी ए सिनेरियो जब आपका जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे या बहुत दिन के बाद आए, बहुत टाइम के बाद आए, तो वैसा भी फेज हो सकता है। और इट कैन बी एन आइडियल सिचुएशन जहां पे आपके प्रोडक्ट ने इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन चारों फेज अच्छे से देख लिया। तो दीज कैन बी अ डिफरेंट सिनेरियो, दिस कैन बी डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ पीएलसी और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
लेकिन ये सिनेरियो हमेशा ये आइडियल, ये जो ऑरेंज लाइन है इसकी तरह रहे, या फिर वो एकदम अच्छे से इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन के फेजेस को देखे, या फिर हम अपने प्रोडक्ट को डिक्लाइन में जाने से रोक सके, इसके लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ती है। और ये स्ट्रैटेजीज रिलेटेड होती हैं फेज वाइज, हर एक फेज का अपना एक अलग स्ट्रैटेजी है, और उसके लिए हमको अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग पैरामीटर्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे देखने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्लेसेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फेजेस। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंट्रोडक्शन फेज में क्या होगा, सेल्स के अगर सेल्स को हम पैरामीटर लेते हैं तो उसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या के फेज में सेल्स बहुत कम रहता है, लो सेल्स। ग्रोथ के टाइम में क्या होगा, इट विल बी रैपिड। मैच्योरिटी में सेल्स पीक पे रहेगा, और डिक्लाइन के टाइम में क्या होगा, आपका सेल्स डिक्लाइन करने लगता है। कॉस्ट के फेज में देखते हैं, यहाँ पे हाई कॉस्ट पर कस्टमर, मतलब कस्टमर एक्विजिशन के लिए जो कॉस्ट जाता है इंट्रोडक्शन फेज में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के ऊपर काफी खर्च होता है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी काफी खर्च हो रखा है। तो दोनों को मिला करके जो कॉस्ट पर कस्टमर होगा वो बहुत हाई होगा इंट्रोडक्शन के फेज में। सेकेंड फेज इज ग्रोथ। जस्ट बिकॉज हमारा सेल्स बढ़ने लगता है इस वक्त, और प्रॉफिट मार्जिन सब बढ़ने लगते हैं, तो हमारा जो एवरेज कॉस्ट होता है वो घट जाएगा, और कंपैरिजन टू इंट्रोडक्शन, सो द कॉस्ट विल बी एन एवरेज कॉस्ट। और ऑफ ये एवरेज किसका होगा, मैच्योरिटी के फेज में क्या होता है कि हमारा सेल्स काफी हाई होता है, और सेल्स हाई होने की वजह से हमारा प्रॉफिट काफी ज्यादा आ चुका होता है। तो ये हाई कॉस्ट और लो कॉस्ट के बीच का एवरेज है ग्रोथ। एंड मैच्योरिटी में हम लो कॉस्ट देखते हैं, लो कॉस्ट पर एक्विजिशन होता है उस वक्त, बिकॉज दैट उस टाइम तक हमारा जो ब्रांड होता है, हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो एस्पिरेशन ब्रांड हो जाता है, और लोग उसको खरीदने लगते हैं या उसको खरीदने की चाहत रखते हैं, और उसमें जो एक्विजिशन का कॉस्ट कंपनीज को बहुत कम पड़ता है, लोग खुद ब खुद उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। और ऐसा टाइम भी आएगा जब आपका जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन करने लगेगा, तो उस समय भी आप जब डिक्लाइन के फेज पे होते हैं तो कंपनीज खुद भी जो कॉस्ट पर एक्विजिशन रहती है वो उस वक्त बहुत कम होती है, बिकॉज पीपल आर ऑलरेडी नोइंग अबाउट योर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको कस्टमर को एक्वायर करने के लिए ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, कस्टमर को बचा के रखने के लिए ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है प्रॉफिट्स। इंट्रोडक्शन फेज में इट इज नेगेटिव, ग्रोथ में राइजिंग, मैच्योरिटी में हाई प्रॉफिट रहेगा, और डिक्लाइन में डिक्लाइनिंग प्रॉफिट रहेगा। कंज्यूमर्स कौन कौन रहेंगे, इंट्रोडक्शन के फेज में आपके इनोवेटर्स जो रहते हैं ना, मतलब जो पहली बार रिस्क लेने के लिए एकदम रेडी रहते हैं, वैसे लोग, वो आपके बायर्स रहते हैं, कि हाँ पहला पहला कोई चीज आया, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कुछ भी नया आता है मार्केट में तो उसको खरीदना चाहते हैं, दोज पीपल आर कॉल्ड इनोवेटर्स। तो वो इनोवेटर्स इसको लेना चाहेंगे, हाईली रिस्क टेकर्स। और जैसे जैसे वो इनोवेटर्स इस प्रोडक्ट को खरीद लिया, उसके बाद सेकंड उसको जो फॉलो करते हैं वो होता है अर्ली अडॉप्टर्स। तो अर्ली अडॉप्टर्स ग्रोथ फेज में आपके साथ आपके कंज्यूमर बनेंगे। थर्ड फेज विल बी मेजोरिटी, और मेजोरिटी में मिडिल मेजोरिटी कंज्यूमर्स विल बी देयर, मतलब सबने देख लिया, ट्राइड एंड टेस्टेड, भैया तुमने यूज कर लिया, तुमने गाड़ी चला के देख ली, हमने पूछ लिया कैसा माइलेज है, कितना तेज चलती है, कितना स्लो चलती है, खाना अच्छा बनता है नहीं अच्छा बनता है, कितना तेल कंज्यूम करती है, एवरीथिंग वी हैव आस्क्ड, देन विल गो एंड बाय द प्रोडक्ट। बिकॉज उसके बारे में आप सबको ही जानते हैं, सब वी हैव रेड ऑल द रिव्यूज एंड ऑल, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट। तो दैट दीज आर दोज कस्टमर्स जो कि आपको इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर से सारा आइडिया ले चुके होते हैं, सारा ज्ञान उनके पास होता है, एंड दे विल स्टिक टू योर प्रोडक्ट बिकॉज दे प्लेस वेरी सेफ। एंड फाइनली डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज में बेसिकली लेगार्ड्स होते हैं, वैसे लोग जो कभी भी मतलब कुछ नया खरीदने के पीछे या कुछ नया लेने के पीछे उतना उनका इंटरेस्ट नहीं होता, बिकॉज दिस इज द ओनली अवेलेबल प्रोडक्ट, देन ओनली आई विल गो एंड बाय दैट। वैसे केसेस में लगार्ड्स होते हैं, लगार्ड्स बेसिकली दे डोंट हैव एनी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बाइंग अ न्यू प्रोडक्ट और टेकिंग एनी टाइप ऑफ रिस्क, सो दीज पीपल आर लेगार्ड्स। तो ये डिक्लाइन फेज में आपको आपके लेगार्ड्स रहेंगे जो आपको थोड़ा हेल्प कर देंगे। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर इंट्रोडक्शन फेज में बहुत कम होते हैं, बिकॉज आपने तो अभी खुद ही इंट्रोड्यूस किया है ना भैया, आप तो खुद ही कॉम्पिटिटर बनने की राह पर है, तो आपके कॉम्पिटिटर काफी कम होंगे। जैसे जैसे आप ग्रोथ फेज में देखेंगे तब लोग आपको देखेंगे, पीपल विल हैव एन आई ऑन योर प्रोडक्ट एंड योर कॉम्पिटिटर विल स्टार्ट ग्रोइंग। मैच्योरिटी फेज में देयर विल बी स्टेबल नंबर ऑफ competitors, and this will start to
डिक्लाइन, लाइक बिगिनिंग टू डिक्लाइन। आपका जो केस है वो पहले क्या होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत हाई होंगे, मेच्योरिटी के टाइम में बहुत सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटर्स होंगे, और धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे आप डिक्लाइन फेज में जाएंगे आपका प्रॉफिट भी डिक्लाइन करेगा और आपके कॉम्पिटिटर भी डिक्लाइन करने लगते हैं उस केस में। नेक्स्ट फेज इज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। आपकी क्या होनी चाहिए? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन फेज में क्या होती है कि जस्ट बिकॉज दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, तो वी नीड टू क्रिएट अ बज इनटू द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। तो वैसे केस में आपको प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के ऊपर, ट्रायल के ऊपर काफी फोकस करने की जरूरत पड़ती है। आप जगह जगह सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी करते हैं, आप एक ग्रे शोभा मैगजीन के साथ शैम्पू फ्री दे देते हैं, आपको अपना शैम्पू बेचना है, ठीक है। आप ताजमहल के साथ पेन, अपना रेनॉल्ड्स पेन निकाल के आ जाती है, तो वहां पे क्या है, दे आर आस्किंग कस्टमर्स टू हैव अ ट्रायल, एटलीस्ट हैव अ ट्रायल ऑफ आवर प्रोडक्ट। तो वहां पे प्रोडक्ट अवेयरनेस, प्रोडक्ट ट्रायल के ऊपर काफी फोकस रहता है। 360 डिग्री एडवर्टीजमेंट यूज करते हैं, आप जहां जाओ वहां पे वो चीज आपको दिखेगी। तो वैसे केस में क्या होता है, इट क्रिएट्स अ बज इनटू द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। तो वो दैट इज एन इंट्रोडक्शन फेज। उसके बाद जो सेकंड ग्रोथ फेज में आपकी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए कि वहां पे आपको मार्केट शेयर बढ़ाने के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड फेज में क्या होती है कि आपको अपने मैक्सिमाइज प्रॉफिट वाइल डिफेंडिंग मार्केट शेयर, आपको अपना मार्केट शेयर बचाते हुए अपने प्रॉफिट के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज दिस इज द फेज जहां पे आपका प्रोडक्ट एक कैश काउ की तरह काम करता है। आपको अपने प्रॉफिट्स को खूब ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज मार्केट शेयर तो आपका है ही, बस आपका मार्केट शेयर आपको थोड़ा थोड़ा बचा के चलना है अपने कंज्यूमर से। और फाइनली जब आप डिक्लाइन फेज में चले जाते हैं तो वहां पे तो आपको रिड्यूस एक्सपेंडिचर एंड मिल्क दैट ब्रांड। आपके पास जो ब्रांड है, अब उसको जितना आप उससे निचोड़ सकते हैं उतना निचोड़ लें, और अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करने की कोशिश करें। एक्सपेंडिचर्स को कम करने की कोशिश करें मतलब आप ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा उस मरते हुए प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट के ऊपर उतना खर्च ना करें। बस आपको कहाँ किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट को रिवैम करने के ऊपर कोशिश करें, आप उसको फिर से एक नया पोजिशनिंग देने के बारे में सोचो, उसको डीपोजिशन करें, उसको रीपोजिशन करें। और डिक्लाइन फेज में आपकी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इस तरह से ही होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज आती है प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट के साथ क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट में इनिशियली इंट्रोडक्शन फेज में क्या होता है, आप तो अपने प्रोडक्ट को ऑफर पे लेके आई है, दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट। उसके बाद जब सेकेंड फेज आता है ग्रोथ फेज, तो वहां पे क्या होता है, पहले इंट्रोडक्शन फेज में क्या करते हैं कि एक बेसिक प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। सेकंड ग्रोथ फेज में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है अब उसके एक्सटेंशंस लेके आने लगते हैं, उसके साथ सर्विस, उसके साथ वारंटी, प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा वेरिएंट, उसके छोटे साइज, उसका बड़ा साइज, उसका डिफरेंट कलर, उसका डिफरेंट वेरिएंट, ये सारी चीजों के ऊपर हम काम करना स्टार्ट करते हैं ग्रोथ फेज में, क्योंकि लोग धीरे धीरे अब आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करने लगे हैं। उसके बाद थर्ड फेज आता है मच्योरिटी। मच्योरिटी फेज में आप अपने ब्रांड को बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में लेकर के आ सकते हैं, बिकॉज एवरीवन नोज योर ब्रांड। आपको बहुत ज्यादा याद दिलाने की, रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, ब्रांड रिकॉल की जरूरत नहीं है, एवरीवन इज नोइंग योर प्रोडक्ट, सो यू कैन प्ले विथ योर प्रोडक्ट इन मच्योरिटी फेज। और जब आप डिक्लाइन फेज में जाने लगे तो उस फेज में जो वीक आइटम्स है, ऐसे आइटम्स जो चल नहीं रहे, बिक नहीं रहे, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं बेसिकली, तो वैसे प्रोडक्ट्स को, वैसे आइटम्स को अपने प्रोडक्ट लाइन में से हटाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फेज इज प्राइस स्ट्रैटेजी। प्राइस स्ट्रैटेजी इंट्रोडक्शन फेज में क्या होती है, ऐसे आप बहुत सारे स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन फेज में हैं तो एडवाइजेबल दैट यू शुड यूज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है कि आपका जितना कॉस्ट आया उसके ऊपर एक टारगेटेड रिटर्न आप लगाते हैं कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्राइसिंग करनी चाहिए, एडवाइजेबल। बाकी हर एक कंपनी का, मैनेजमेंट का हर एक प्रिंसिपल डिपेंडेंट होता है सिचुएशन के और मार्केटिंग मैनेजर के थॉट प्रोसेस के। आपको जैसा समझ आता है, जैसा लगता है, आप उस वक्त कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज एडवाइजेबल। ग्रोथ फेज में क्या होता है, प्राइस टू पेनिट्रेट मार्केट। जब आप ग्रोथ फेज में होते हैं तो अब आपने जो इंट्रोडक्टरी फेज में प्राइस रखी थी, अब उस वहां पे प्राइसेस थोड़े से स्लैश करने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, या फिर ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आप मार्केट में पेनिट्रेट हो सके, मार्केट में अपना मार्केट शेयर बढ़ा सके। उसके बाद थर्ड फेज इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी फेज में आपको अपने कॉम्पिटिटर से रेगुलर लड़ाई करनी पड़ती है, तो वहां पे जब रेगुलर लड़ाई करनी है तो प्राइसिंग इज वन ऑफ द टूल। आपके हाथ में एक तलवार है वो,
जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर से लड़ सकते हैं इसका मतलब है कि यू कैन मीट द प्राइस जो आपके कॉम्पिटिटर ने दिया है, मैच उसे कर सकते हैं या फिर उसके प्राइस को बीट कर सकते हैं। मतलब सेम 5 रुपए में वो बेच रहे हैं तो हम भी 5 रुपए में, और नहीं तो 4 रुपए 90 पैसा। मैच्योरिटी में बने रखने के लिए दिस इज द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। और डिक्लाइन में आते के साथ क्या करना पड़ेगा, प्राइस घटाने पड़ेंगे, क्योंकि बिकॉज आपके प्रोडक्ट तो वैसे भी कोई नहीं खरीद रहा, कम से कम आप थोड़ा सस्ता कर दे तो लोग खरीदने लगते हैं। तो दिस इज अ कट प्राइस स्ट्रैटेजी जो आपको प्राइसिंग के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी डिक्लाइन के टाइम में। सो उसके बाद नेक्स्ट, जब हमने प्रोडक्ट की बात कर ली, प्राइसिंग की बात कर ली, तो अब प्लेस के बारे में तो बात करेंगे। तो प्लेस इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, तो इंट्रोडक्शन फेज में आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि यू शुड बिल्ड अ सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप कहते हैं ना चुनिंदा शहरों में उपलब्ध, अगर आपने कुछ एडवर्टीजमेंट ध्यान से देखे हो तो आपको दिखेगा कभी कभी लिखा हुआ होता है चुनिंदा शहरों में उपलब्ध। तो आप कौन से चुनिंदा शहरों में अपने प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, वो चुनिंदा शहर को हम कहते हैं सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, जहां आप अपने रिसोर्सेस के हिसाब से आपकी पहुंच जहां तक हो सकती है आप पहले स्टार्ट वहीं से करें। ऐसा नहीं है कि आप दुकान खोले तो आप 50 जगह दुकान खोले एक ही बार और कहीं संभल नहीं रहा। यू स्टार्ट विथ फ्यू प्लेसेस, यू स्टार्ट विथ वन स्टोर, यू स्टार्ट विथ फ्यू डिस्ट्रिक्ट इनिशियली। पहला कुछ एक स्टेट से स्टार्ट करें, फिर 3-4 स्टेट में जाएं, उसके बाद धीरे धीरे पूरा ऑल इंडिया चले जाएं, ग्लोबल चले जाएं। तो यू शुड हैव अ सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी इन इंट्रोडक्शन फेज। पहले तो थोड़ा सेलेक्टिव जाइए, उसके बाद इंटेंसिव जाइए। ग्रोथ होते के साथ आप इंटेंसिव चले जाइए। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि आपको अपना पेनिट्रेशन बढ़ाना है। पहले अगर आप सिर्फ अर्बन थे तो अर्बन से अब थोड़ा रूरल में भी जाइए। अगर आप सिर्फ अर्बन में कुछ स्पेसिफिक लोकेशन में थे, मेट्रोज में ही थे, तो मेट्रो से अब रूरल प्लेसेस में जाइए। जैसे आप ई कॉमर्स में देख रहे होंगे, इनिशियली ई कॉमर्स वॉज पॉपुलर इन मेट्रोज ओनली, उसके बाद धीरे धीरे वो टीयर 1 सिटी में आया। टीयर 1 सिटी के बाद अब तो मोर देन 12,000 पिन कोड्स को सर्व करती है कोई भी ई कॉमर्स कंपनी। पहले छोटे छोटे गांव कस्बों तक जाने की कैपेसिटी नहीं थी ई कॉमर्स कंपनीज की। अब क्या है कि उन्होंने अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एकदम इंटेंसिव बना दिया। तो मैच्योरिटी के फेज में क्या होता है कि जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको और भी इंटेंसिव करिए। बहुत इंटेंसिव जाने की जरूरत है। बहुत जगह जितना ज्यादा आपका जाल फैला रहेगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स तक आप पहुंच सकते हैं। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी फॉर मैच्योरिटी। और उसके बाद डिक्लाइन, जब आपका प्रोडक्ट बिकने नहीं लगा या आपको लगता है कि अब आपके प्रोडक्ट को कोई खरीदने वाला नहीं है, तो वैसे केसेस में आप फिर फेज आउट करिए। मतलब पहले हमने हाथ पैर फैला लिए, अब नहीं हो रहा है काम, तो धीरे धीरे कुछ कुछ बिजनेसेस कुछ कुछ स्टेट से फेज आउट करते हैं। यहाँ पर बिजनेस बंद करते हैं, दूसरी जगह से बिजनेस बंद करते हैं, जहां पे ज्यादा चलता है वहां पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो दिस इज अ डिक्लाइन फेज। जैसे अभी आपको हाल फिलहाल में पता चला होगा कि अभी हार्ले जो इंडिया में आई थी अब इंडिया से वापस जा रही है। तो दिस इज क्यों, क्योंकि हो सकता है उनका बिजनेस यहाँ पे उतना अच्छा नहीं चल रहा होगा। मोटोरोला के साथ आपने देखा होगा, मोटोरोला जो इंडिया में इतनी पॉपुलर ब्रांड थी एक टाइम में, मच्योर ब्रांड, धीरे धीरे उस सैमसंग के आने के बाद इट स्टार्टेड लूजिंग इट मार्केट शेयर। तो वो क्या हो गई कि वो फेज आउट फेज में चली गई। अब इंडिया में मोटोरोला अवेलेबल है बट इट इज ओनली अवेलेबल ऑन ई कॉमर्स साइट, अब स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव विथ फ्लिपकार्ट। तो ये क्या हुआ कि द कंपनी हैज गॉन सेलेक्टिव। उसके बाद आती है एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी या एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी जैसे पहले भी बहुत बार बोला है, इंट्रोडक्शन फेज में आपको लोगों को बहुत 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 बताने की जरूरत पड़ती है कि आप आ गए हैं। तो वैसे केस में क्या करते हैं, आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज प्ले करिए, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट टूल्स को यूज करना पड़ता है, और फोकस होता है अर्ली अडॉप्टर्स के ऊपर। अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली डीलर, ऐसे लोग जो एज ए कंज्यूमर जो नए नए प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं, तुरंत खरीदना चाहते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स के ऊपर फोकस कर लिए। ऐसे डीलर्स जो किसी नई कंपनी के साथ रिस्क लेकर के काम करने के लिए रेडी हो, तो नए नए डीलर्स के साथ हम काम करते हैं। उसके बाद जब आप ग्रोथ फेज में चले गए तो वहां पे बिल्ड अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इनटू द मास मार्केट। अब अडॉप्टर से हम मास मार्केट में चले जाते हैं। उसके बाद मैच्योरिटी फेज में हम क्या आता है कि हम ब्रांड डिफरेंसेस और ब्रांड बेनिफिट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं। मतलब हमारा इनसे अच्छा क्यों, रिन से व्हील अच्छा क्यों, व्हील से निरमा अच्छा क्यों। तो दिस इज मैच्योरिटी फेज जहां पे हम ब्रांड डिफरेंसेस के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। और
जब हम डिक्लाइन फेज में चले जाए तो वहां पे उतना ही एडवर्टीजमेंट करना चाहिए जितना कि पॉकेट अलाउ करे, बिकॉज ऑलरेडी हम डिक्लाइन फेज में चल रहे हैं। तो वहां उतनी एडवर्टीजमेंट जितना कि हमारे हार्ड कोर लॉयल्स जो है वो उसको हम रिटेन कर सके, ऐसा एकदम गायब नहीं हो जाए, उतना एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत पड़ती है डिक्लाइन फेज में। और उसके बाद फाइनली सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, जैसा कि पहले से पता है एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज अलग अलग होती है। सेल्स प्रमोशन में हम BTL मोड यूज करते हैं, बिलो द लाइन मोड्स को यूज करते हैं। और सेल्स प्रमोशन के टाइम में इंट्रोडक्शन फेज में आपको हेवी सेल्स प्रमोशन करने की जरूरत पड़ती है। हेवी सेल्स प्रमोशन जैसे कि आपको फ्री ट्रायल्स को प्रमोट कराना है, तो वहां पे बहुत बार चीजें फ्री में देनी पड़ती है। नया कॉफी शॉप खोला है तो पहले दिन की कॉफी फ्री, नए स्टोर खोला है, आपने देखा होगा नया स्टोर खोला है तो पहले दिन मिठाइयाँ फ्री। तो ये क्या है, दिस इज द कॉस्ट ऑन आवर एज एन एडवर्टाइजर, एज अ कंपनी, ये कॉस्ट पूरा का पूरा हमारे ऊपर आ जाता है। तो वहां पे हेवी सेल्स प्रमोशन करने की जरूरत पड़ती है। और इंट्रोडक्शन फेज में जस्ट बिकॉज टू प्रमोट ट्रायल्स आप अलग अलग प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। आप कहीं पे जाकर के किसी मॉल में जाके अपनी गाड़ियों को डिस्प्ले में लगा के उनसे गाना, वहां पे एक रॉक बैंड का परफॉर्मेंस करवाते हैं ताकि लोग आपके ब्रांड को जान सके। दूसरे दिन आप किसी एग्जीबिशन में जाकर के भी वहां पे अपनी गाड़ियों को शो में लगा देते हैं कि आप आइए और ट्रायल करिए, गाड़ियों को चला के देखिए। एंड थर्ड टाइम you participate in any rally or something in order to showcase your car। तो सेम कार को आप डिफरेंट डिफरेंट तरह से सेल्स प्रमोट कर रहे हो। एडवर्टीजमेंट आपका साथ साथ टीवी में आ ही रहा है, लेकिन साथ में आपको सेल्स प्रमोशन, लोगों के बीच में रह करके लोगों को वो टच एंड फील देना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंट्रोडक्शन फेज। उसके बाद आता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि यू नीड टू रिड्यूस टू टेक एडवांटेज ऑफ हैवी कंज्यूमर डिमांड। यहाँ पे अब आपको सेल्स प्रमोशन को कम करना है, सेल्स प्रमोशन एकदम बिल्कुल कम कर देना है ग्रोथ के फेज में। बिकॉज क्या है कि लोग ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट को अब जान चुके हैं, और जब जान चुके हैं तो आपको सेल्स प्रमोशन में खर्च करने की जरूरत नहीं है। यू शुड मेंटेन योर एडवर्टीजमेंट इंटैक्ट, आपके एडवर्टीजमेंट आते रहने चाहिए। सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज को कम करना होता है बिकॉज वहां पे आप अपने कॉस्ट को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। एंड पीपल आर ऑलरेडी नोइंग योर प्रोडक्ट, ट्रायल्स पहले से हो चुके हैं, लोग उसके बारे में वर्ड ऑफ माउथ देना स्टार्ट कर चुके होते हैं, तो वहां पे ट्रायल्स देने की अब जरूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड फेज इज मच्योरिटी। मच्योरिटी फेज में क्या होता है कि वी इंक्रीज आवर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू इंकरेज ब्रांड स्विचिंग। ब्रांड स्विचिंग को इंकरेज करने के लिए मच्योरिटी फेज में हम सेल्स प्रमोशन स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। जैसे जब आपका ब्रांड, हम कहीं और किसी और ब्रांड के ऊपर आकर्षित हो रहे हैं, कुछ नया ब्रांड आ रहा है एंड पीपल आर कंज्यूमर्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ वेरी न्यू ब्रांड, तो वहां पे अपने प्रोडक्ट को वापस से याद दिलाने का कि भैया माय प्रोडक्ट वाज बेस्ट। इसके लिए व्हाट वी डू, वी स्टार्ट डूइंग ट्रायल स्ट्रैटेजी, वी अगेन प्रमोट सेल्स प्रमोशन एट दैट टाइम। तो वैसे केस में उसमें मच्योरिटी के फेज में हमें सेल्स प्रमोशन वापस से लाने की जरूरत पड़ती है। अगर बुलेट बहुत पॉपुलर होता जा रहा है तो उस केस में KTM को अपना एक स्टंट वाला शो करने की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज अ सोर्स प्रमोशन स्ट्रैटेजी एट मैच्योरिटी फेज। एंड लास्ट इज डिक्लाइन। सेल्स प्रमोशन तो डिक्लाइन के फेज में बिल्कुल घटा ही देना है, बिकॉज एवरीवन इज नोइंग एंड द मार्केट हैज matured, everyone has used your product and now they are not interested in your product anymore, so they will not go for any free trial or something। सो वहां पे आपको सेल्स प्रमोशन को बिल्कुल कम कर देना है। तो ये सारी चीजें तो स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्या आप कब कब क्या करेंगे। लेकिन अगर आप डिक्लाइन फेज में चले गए तब क्या करेंगे, तो डिक्लाइन फेज में चले गए अगर, तो वैसे फेज में हमें क्या करना पड़ता है कि जब आपका प्रोडक्ट मैच्योर हो रहा है उसी वक्त आपको अपने प्रोडक्ट में कुछ नए चेंजेस करके, नए चेंजेस उसकी वैरायटी में चेंज, उसके पोजिशनिंग में चेंज करके, उसके साथ कुछ नया पंचलाइन ला करके, उसके पैकेजिंग में चेंज करके, उसकी प्राइसिंग में चेंज करके, किसी भी तरह से एक न्यू उसको रिवाइटलाइज करके उस प्रोडक्ट को और फिर से हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, सो दैट द प्रोडक्ट सीज अनदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और फिर से आपके पास टाइम है कि जो गलतियां अगर आपने पहले कभी की हैं उसको आप वापस से, जब नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आ रहे हैं उसको आप सुधार सके। अब हाल फिलहाल में आपने देखा होगा गोदरेज की रिवैम्पिंग हुई है। गोदरेज सिंथॉल का जो सोप आता है, सिंथॉल, सिंथॉल बहुत पुराना एक सोप है जिसको विनोद खन्ना यूज टू एडवर्टाइज, और उसके बाद से बीच में उसने काफी डिक्लाइन वाला फेज देखा है बिकॉज बहुत सारे उसके कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए। तो गोदरेज ने उस ब्रांड को वापस से
वाइटलाइज करा और बहुत 1000 करोड़ का कैंपेन ला करके उस प्रोडक्ट को फिर से नया करके उसकी पैकेजिंग में बदलाव ला करके उसके साथ जो एसोसिएटेड पीपल हैं उसको चेंज करके सब कुछ एकदम नया अलाइव इज ऑसम जैसा एक पंच लाइन देख करके वापस उसको मार्केट में लेके आई। और जो न्यू जनरेशन है उसके हिसाब से दिस इज अ न्यू सोप। सो आप अपने प्रोडक्ट को मरने से तभी बचा सकते हैं जब उसकी आप उसमें चेंजेस लेकर के मार्केट में लेकर के आए, उसको एक नया फॉर्म दे दे। ठीक है, एकता कपूर का सीरियल आपने देखा होगा, कोई मरता नहीं है, अगर मरने से उसको बचाना है तो उसकी शक्ल बदल दो। ठीक है, तो वो शक्ल आपको बदलनी पड़ेगी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि यू कीप ऑन चेंजिंग योर प्रोडक्ट। अगर आपको लग जाए कि आपके प्रोडक्ट में अब उसने डिक्लाइन का फेज देखना है, आपने बाटा में भी देखा होगा ये चीज। बाटा आपकी मम्मीज की मम्मीज इस्तेमाल करती थी। बाटा वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांड इन इंडिया, और बहुत टाइम उसने बहुत अच्छा टाइम एंजॉय किया इंडिया में। लेकिन एक फेज देखा जब हमने स्कूल ड्रेस के अलावा, स्कूल के कैनवस शू के अलावा जूता का शू कभी नहीं पहना। लेकिन अगेन जूता हमने बाटा के साथ, बाटा को देखा कि उसने बहुत सारे ब्रांड में बहुत सारे नए टाइप्स किए हैं। नॉर्थ स्टार मैडम जैसे ब्रांड्स के साथ टाइप कर लिया उसने, और बहुत सारे न्यू इतना हश पपीज एंड ऑल ये सब को अपने बाटा स्टोर में ला करके उसने वापस से अपने बाटा ब्रांड को फिर से रिवैम्प किया। और अगेन अब फिर बाटा के स्टोर में फुटफॉल्स बढ़ गई और लोग वहां बाटा के शूज जाके खरीदना स्टार्ट करते हैं। बाटा के शूज भी बिक रहे हैं और साथ साथ अलाइड ब्रांड है वो भी बिक रहा है। लेकिन अगेन बाटा है स्टार्टेड मेकिंग गुड प्रॉफिट और उसने फिर से अपने ब्रांड नेम को अच्छा कर लिया, एक रीपोजिशन कर लिया। तो दीज आर द स्ट्रैटेजीज जो आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में यूज करना चाहिए। एंड दिस वाज ऑल अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फॉर एनी क्वेरी, any question, you can mail me at vijayata.rwc@gmail.com or comment in the comment box. इसके अलावा if you have not subscribed, please subscribe. Thank you very much.